क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपकी 8.5 कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं, आपके पास 8.6 का टॉपिक है। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है पार्शियल ऑर्डरिंग की। पार्शियल ऑर्डरिंग में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, ये दोनों इसके नेम है। ये दोनों क्या होते हैं, पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब सबसे पहले देखें, एनी रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्पटी सेट ए। कोई भी नॉन एम्पटी सेट ए है, लेट से कोई ए क्रॉस ए सेट है, उसका कोई भी हमने सबसेट ले लिया जो कि आर है। हमें पता है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। तो कोई भी उन्होंने का रिलेशन आर है किसी भी नॉन एम्पटी सेट ए पे, हम उसको पार्शियल ऑर्डर या पार्शियल ऑर्डरिंग कब कहेंगे, इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये तीनों कैसी प्रॉपर्टीज होती है मैं आपको अभी बताती हूँ। दिस सेट ए टुगेदर विद पार्शियल ऑर्डर सेट आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट और पो सेट। आपके पास उन्होंने कहा अगर कोई भी ए सेट आ गया है नॉन एम्पटी सेट, उसके ऊपर कोई रिलेशन आर डिफाइन कर दिया, अगर हम उसे ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहोगे ये कोई भी पार्शियल ऑर्डर सेट है, या आपके पास इसे पो सेट भी कहते हैं। पो सेट का मतलब यही होता है कि पार्शियल ऑर्डर है। डिनोट इसे ए आर से करते हैं। और जो मेंबर ऑफ ए होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं पो सेट की या पार्शियल ऑर्डर सेट के। अब रिलैक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बच्चों, ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। हर क्वेश्चन में डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। जहाँ लेस देन इक्वल टू की बात आएगी वहाँ ये प्रॉपर्टी और होगी, जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की बात आएगी वहाँ ये प्रॉपर्टी और होगी। हर चीज़ में प्रॉपर्टी डिफरेंट होती जाती है, लेकिन बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो डेफिनेशन मैं आपको समझा देती हूँ। आपको क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा किस चीज़ के रिस्पेक्ट से आपने इसको प्रूव करना है। अब जैसे कि देखें एग्जांपल नंबर 28 में आपसे कहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस ग्रेटर देन इक्वल टू के रिस्पेक्ट से आपने ये चीज़ शो करनी है कि आपके पास जो z है यानी सेट ऑफ इंटीजर है वो आपके पास पार्शियल ऑर्डर सेट है या पो सेट है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए पार्शियल ऑर्डर सेट को आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो आप रिफ्लेक्सिव है, क्या एंटीसिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव अगर मैं इस कंडीशन के साथ आपको बताऊं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है अगर कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंट के उस कंडीशन के साथ इक्वल आ जाए। जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन है, अगर कोई भी सेट मैं कह दूं अपने आप के वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। यानी कि जो ऑपरेशन बताया, जो उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ वो चीज़ को होल्ड कर रहा हो तो उस चीज़ को आप रिफ्लेक्सिव कहते हो। और अगर कोई भी एक कंडीशन आपको बता दी जाए कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, अगर कोई भी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट से दूसरी चीज़ होल्ड कर रही हो और दूसरे के रिस्पेक्ट से पहले वाले की चीज़ होल्ड कर जाए, इस प्रॉपर्टी को आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हो। यानी कि देखो जिस तरह अगर आपके पास 1 ग्रेटर देन 2 है, मैं कह दूँ 2 आपके पास देखिए यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 2 है और मैं कह दूँ 3 ग्रेटर देन 2 मिल गया है। यानी कि ए और बी की कंडीशंस के साथ एक टाइम में ए के लिए जो चीज़ होल्ड कर रही है वही बी के लिए चीज़ होल्ड कर जाए, उस कंडीशन को आप कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। यहाँ तो मैंने एलिमेंट डिफरेंट ले लिए हैं, सिमेट्रिक में एलिमेंट सेम होते हैं। यानी कि अगर मैं कह दूँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है आपके पास, अब देखें 1 अपने आप की इक्वल भी तो आ रहा है ना ग्रेटर चीज़ को इग्नोर करके, और ये अगर ए है ये बी है, देखिए यहाँ बी और ए की सेम वैल्यू है, जो चीज़ ए के लिए होल्ड कर रही है वही बी के लिए होल्ड कर रही है। यानी कि अगर एक चीज़ दूसरे के रिस्पेक्ट से एक आंसर दे रही है तो दूसरी भी पहले के रिस्पेक्ट से वही आंसर दे दे, उस कंडीशन को आप कहते हो आपके पास वो सिमेट्रिक चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव में ये होता है कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ से बड़ी है, तो आप कह दोगे कि पहली चीज़ भी तीसरी चीज़ से बड़ी है, तो इस कंडीशन को आप ट्रांजिटिव कहते हो। यानी कि दो चीज़ें आपको बताई जाएं और दोनों का ये वाला पार्ट सेम हो तो आप कह सकते हो पहली वाली चीज़ तीसरी वाली चीज़ से भी वो कंडीशन के साथ होल्ड कर रही है। अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की बात है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ मैंने कंडीशंस बता दी हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ हमने बेसिकली प्रूव करनी है। प्रूव करनी है तो सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। अब आप कहोगे कि द सेट ऑफ इंडिया, आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है और हमें पता है हर इंटीजर अपने आप से ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होता है। जैसे कि 1 है वो अपने आप के ग्रेटर इक्वल है, यानी कि 1 जो है हर एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन रखना है अपने आप के साथ, वो इक्वालिटी का रिलेशन रख रहा है। बाकी जो एलिमेंट हैं जिस तरह 2 आ गया, 2 के साथ 1 छोटा है, 3 के साथ 1 छोटा है, 4 के साथ 1 छोटा है, यानी हर एक के साथ कोई ना कोई रिलेशन रख रहा है और अपने आप के साथ इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है। ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो इन जनरल आप कह दोगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए है हर एलिमेंट के लिए। इन जनरल बात हो रही है इसलिए हर एलिमेंट के लिए चीज़ होल्ड करती है, तो आप कहोगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी। एंटी सिमेट्रिक में क्या चीज़ होती है, सिमेट्रिक के साथ साथ अगर एक चीज़ बच्चों दूसरी चीज़ के साथ लेस है और दूसरी चीज़ पहली चीज़ के साथ लेस हो जाए तो आप कहते हो वो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है।
जैसे कि देखिए यहाँ मैंने कहा था 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ए बी की सेम वैल्यू, इसका मतलब ये ए और बी आपस में इक्वल है। एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यही कहती है, आपने प्रॉपर्टी याद करनी है, आपने प्रॉपर्टी की कंडीशन बता देनी है क्या होती है, तो आपको हो गया जेड एंटी सिमेट्रिक भी है क्योंकि जेड के अंदर ये चीज़ होल्ड करती है। उसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपने याद की होनी चाहिए कि अगर एक एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला तीसरे से बड़ा होता है। ये रिलेशन भी जेड में होल्ड करता है। ये कैसे होल्ड करता है बच्चों, यहाँ इन जनरल कहाँ, इन जनरल आपने याद करना है, पर्टिकुलर में बता देती हूँ। देखिए जिस तरह 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, जो 2 होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है। इन दोनों को मिला के मैं कह सकती हूँ कि जो 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे बल्कि ऐसे करें, 2 आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आपके पास उसके बाद आ जाता है, इस कंडीशन को थोड़ा रिवर्स करके मैं लिख देती हूँ, आपके पास 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही है ना, 3 2 से भरा है, 2 1 से भरा है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं मिला के कह सकती हूँ कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो देखें एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी थी, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ से बड़ी थी, तो इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं पहली चीज़ तीसरी चीज़ से भी बड़ी है, तो इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपको हो गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड कर रही है, इसलिए इन जनरल ये चीज़ बता दी है। तो इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही थी, एंटीसिमेट्रिक भी होल्ड कर रही थी, ट्रांजिटिव भी होल्ड कर रही थी। तो आप कह दोगे कि जेड आपके पास पोसेट है या जेड आपके पास पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। बेसिकली जब इन जनरल किसी भी सेट की बात करनी है तो इन जनरल डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिख देनी और बता देना वो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ऐसे बता दिया जाए कि आपको कोई भी एक रिलेशन बता दिया गया पार्शियल ऑर्डर्ड्स की सेट में और कहा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करें क्या ये पार्शियल ऑर्डर्ड है या नहीं है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, या तो उसके अंदर ये वाली सीक्वेंस आनी चाहिए कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, या ये सीक्वेंस आनी चाहिए हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी सीक्वेंस होल्ड कर रही होगी किसी भी ऑर्डर पेयर में तो आप कहोगे वो पार्शियल ऑर्डर है। अगर इन दोनों में से एक भी सीक्वेंस होल्ड नहीं कर रही होगी तो आप कहोगे वो पार्शियल ऑर्डर नहीं है। जैसे कि पहले वाले ऑर्डर पेयर पे आए, देखें ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि इस ऑर्डर पेयर में हर दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल है, एक सीक्वेंस चल रही है, तो आप कहोगे ये पार्शियल ऑर्डर सेट है। इस ऑर्डर पेयर में आएंगे दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे 1 जो है वो लेस है 2 से, यहाँ पे भी इक्वालिटी आ रही है, यहाँ पे भी इक्वालिटी आ रही है, यानी कि इस पूरे के क्वेश्चन में या तो इक्वालिटी आ रही है या लेस देन आ रहा है। अब देखें एक सीक्वेंस आ रही है लेस देन इक्वल टू की, तो आपको हो गई ये भी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है। अगर मैं इस सेट पे आऊँ, यहाँ इक्वालिटी आ रही है, यहाँ इक्वालिटी आ रही है, यहाँ ग्रेटर आ रहा है, यहाँ इक्वालिटी आ रही है, यहाँ ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास लेस आ रहा था, सॉरी यहाँ ग्रेटर आ रहा है, यहाँ इक्वालिटी आ रही है। तो देखिए ग्रेटर और लेस ये दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, तो आपको हो गई ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है। उसके बाद अगले ऑर्डर पेयर पे आए, यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ पे लेस है, यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ पे लेस है, यहाँ लेस है, यहाँ इक्वालिटी है। अब देखिए एक सीक्वेंस आ रही है तो लेस है या इक्वल है, तो आपको हो गई ये भी पार्शियल ऑर्डर है। लेकिन अगर मैं इस ऑर्डर पेयर पे आऊँ, यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ पे आपके पास ग्रेटर है 2, ये लेस है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर आ गया, यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ पे देखें ये चीज़ लेस है, ये ग्रेटर है। अब एक टाइम में लेस और ग्रेटर आ रहा है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हो गई ये पार्शियल ऑर्डर नहीं है। यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये चीज़ चेक करनी है कि या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। और अगर आपको इन जनरल किसी सेट का कह दिया गया तो आपने जैसे डेफिनेशन लिख देनी है, वो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। फिर आप कहोगे कि आपके पास ये जो चीज़ है ये पार्शियल ऑर्डर बन रही है।